हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का एक बार फिर से जो है कोड एस्पायर के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज हम लोग जो है एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। आज इसमें पहला लेक्चर है वो डाटा स्ट्रक्चर का। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर जो है किसी भी टेक्निकल जो बैकग्राउंड है उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है। चाहे आप जो है बीटेक के स्टूडेंट हों, या फिर आप बीसीए के स्टूडेंट हों, या फिर आप एमसीए के स्टूडेंट हों, या फिर आप जो है किसी नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड में हैं और आप जो है टेक्निकल बैकग्राउंड में जाना चाहते हैं, तो ये डेटा स्ट्रक्चर का सब्जेक्ट जो है आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। क्योंकि जो है यही एक बेस है जो कि आपके जो है टेक्निकल स्किल्स को, जो आपके लॉजिकल स्किल्स को इम्प्रूव करता है। साथ के साथ आपका जो है जब भी आप बड़े कंपनीज़ के अंदर में या किसी भी कंपनीज़ के अंदर में इंटरव्यू देने जाते हैं तो भी वहाँ पे आपका डाटा स्ट्रक्चर का जो स्किल सेट होता है वही जो है वो पूछा जाता है। तो इसके लिए हमें जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है कि हम इसको अच्छे से पढ़ें और इनकी चीज़ों की प्रैक्टिस करें, रियल टाइम में इसका इम्प्लीमेंट करें, ताकि जो है चीज़ों को आसानी से हम लोग समझ सकें। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो डेटा स्ट्रक्चर जैसा कि आप देख सकते हैं, तो आज का जो टॉपिक है वो है डेटा स्ट्रक्चर। इसमें जो माय डियर स्टूडेंट्स हम लोग समझेंगे कि डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है, डेटा स्ट्रक्चर कितने टाइप से होता है, कैसे उसको यूज करते हैं। वन बाय वन हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। तो डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है, सबसे पहले इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि आज के लेक्चर में हम लोग क्या समझने वाले हैं। एक तो हम लोग समझेंगे डेटा स्ट्रक्चर क्या है, व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर, एंड डेटा स्ट्रक्चर के कौन कौन से फीचर्स होते हैं, मीन्स हाउ मेनी फीचर्स वी हैव इन द डेटा स्ट्रक्चर मोस्टली, एंड डेटा स्ट्रक्चर के टाइप क्या क्या हैं, व्हाट काइंड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर टाइप वी हैव, एंड फोर्थ वन इज एडवांटेजेस ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर। आज ये जो है 4 टॉपिक हम लोग कवर करेंगे इस पूरे सेशन के अंदर में। और बहुत ही बेसिक से जो है एकदम मीन समझ लीजिए बेसिक से एडवांस लेवल तक जो है हम लोग कवर करेंगे सारे सेशंस को। तो बहुत ध्यान से आप लोग सीखिएगा, जिसको जो बच्चे यहाँ पे नए हैं तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको बेसिक्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी आप इंटरव्यू में जाएंगे, या फिर आप बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो आपके ग्रेजुएशन के बाद गेट की तैयारी करेंगे, तो वहाँ पे भी डाटा स्ट्रक्चर का जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। या फिर जो अदर ब्रांचेस के भी स्टूडेंट्स हैं वो भी जो है अगर इसको तैयारी करना चाहते हैं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स या और भी ब्रांचेस के स्टूडेंट होते हैं, कई बार उस कंप्यूटर साइंस के अंदर में जाना चाहते हैं और उसका फिर गेट का पेपर देते हैं या कंपनीज़ की इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करते हैं, तो उनके लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो इस वजह से बहुत ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर। सबसे पहले डेटा स्ट्रक्चर समझने से पहले एक चीज़ और हम लोग समझ लेते हैं कि डेटा क्या है। कि जो आप डेटा की बात करते हैं, डेटा क्या है, जैसे डेटा क्या है, अनऑर्गेनाइज्ड है। अनऑर्गेनाइज्ड मीन्स मान लीजिए आपका एक किसी आप स्कूल में पढ़ते हैं, आप कॉलेज में पढ़ते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे स्टूडेंट्स होते हैं, वहाँ पे फैकल्टीज़ होती हैं, वहाँ पे क्या कहते हैं स्टाफ होता है, मतलब अपार्ट फ्रॉम द फैकल्टीज़ और भी सारी लाइब्रेरी होती है। ओके, ऐसे तमाम चीज़ें होती हैं कॉलेज के लाइब्रेरी के अंदर। उसके बाद जो है लाइब्रेरी के अंदर बुक्स होती हैं, बुक्स का अलॉटमेंट होता है स्टूडेंट्स को, उसके बाद तमाम चीज़ें होती हैं। तो जो सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन है उसको हम क्या कहते हैं, डेटा कहते हैं। मीन्स जो ऑर्गेनाइज्ड डेटा है उसको हम क्या कहते हैं, वो हमारा डेटा कहलाता है। और उन्हीं डेटा को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में जो है रिप्रेजेंट करना वो डेटा स्ट्रक्चर कहलाता है। मीन्स किसी भी डेटा को या किसी भी इंफॉर्मेशन को जो है ऑर्गेनाइज्ड वे में जो है उसको प्रेजेंट करना एक डेटा स्ट्रक्चर का एक प्रोसेस है। कि डेटा स्ट्रक्चर के थ्रू हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास रॉ डेटा है उसको हम रॉ डेटा भी कह सकते हैं। मीन्स जो ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, डेटा तो बहुत कुछ है लेकिन ऑर्गेनाइज नहीं है, हम उसको अगर जो है इस तरीके से सेट कर दें कि वो एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में आ जाए और हम उसको अपने हिसाब से यूज कर सके, उसमें जब चाहे मॉडिफिकेशन कर सके, जब चाहे उसमें डिलीट कर मतलब चेंजेस कर सकें, डिलीट कर सके, अपडेशन कर सके, तो ये तमाम ऑपरेशंस हम कर सकते हैं। ठीक है, तो डाटा स्ट्रक्चर की नीड तभी पड़ी क्योंकि क्या होता है अक्सर अगर आप जो है डेटा को ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं रखेंगे, ठीक है, कल को मान लीजिए आपके पास कम डेटा है, आप उसको अच्छे से रीड कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आपके डेटा की साइज़ बढ़ती जाएगी, डेटा की साइज़ इन द सेंस मान लीजिए आपका कोई एक कॉलेज था जो है 90s में ओपन हुआ था, आज वो 2023 के अंदर में उसको 20 साल के ऊपर मान लेते हैं रन करते हुए हो गया है। लेकिन अगर
उस कॉलेज में आज ये पूछ लिया जाए कि पहला बैच जो था 90s का जो पहला बैच था उसके बारे में हमें सारा रिकॉर्ड आप जो है निकाल के दीजिए, अगर डेटा उनके पास ऑर्गेनाइज्ड नहीं होगा तो वो फिर क्या है, उनके लिए बहुत सारी समस्या हो जाएगी, उनको निकालना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए जो है हम डेटा स्ट्रक्चर का टेक्निक यूज़ करते हैं। इससे हम डेटा को ऑर्गेनाइज तरीके से जो है स्टोर करते हैं, जब चाहते हैं हम उसमें मैनिपुलेशन भी कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है हम किसके थ्रू करते हैं, तो डेटा स्ट्रक्चर के थ्रू करते हैं। तो हम सीधा समझ सकते हैं, डेटा स्ट्रक्चर इज ए प्रोसेस टू ऑर्गेनाइज एंड स्टोर द डेटा इफेक्टिवली so that it can be used efficiently। मीन्स हमको इफेक्टिव वे में स्टोर करना है ताकि हम उसको अपने हिसाब से जब चाहें जिस नीड के हिसाब से उसको यूज कर सकते हैं। देयर आर मेनी वेज टू ऑर्गेनाइज द डेटा इन दी मेमोरी। अब इसको ऑर्गेनाइज करने के कई सारे तरीके होते हैं, वो जो भी होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं डाटा स्ट्रक्चर के टाइप्स। लेकिन अभी हमें ये समझ में आ गया है कि डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है। ठीक है, कोई भी डेटा हो, मतलब चाहे वो आपके जर्नल लाइफ से रिलेटेड जो भी डेटा है, अगर आप उसको सिस्टम के अंदर में ऑप्टिमाइज तरीके से स्टोर कर रहे हैं, उसको वेल मेंटेन तरीके से स्टोर कर रहे हैं, तो वो जो फॉर्म ऑफ डेटा जो होगा वो कहलाएगा डेटा स्ट्रक्चर का एक प्रोसेस कहलाता है। क्लियर? अब हम समझते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर की नीड क्यों पड़ी। जैसा कि मैंने बताया आपको कि अगर डेटा आपका अनऑर्गेनाइज्ड है, मीन्स प्रॉपर तरीके से मैनेज्ड नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, जब भी हम कोई डेटा पे ऑपरेशन करना चाहेंगे वो ऑपरेशन हमारे लिए इजी नहीं होगा। इसी वजह से हमें जो है क्या पड़ती है, ज़रूरत पड़ती है डेटा को ऑर्गेनाइज करने की। तो डेटा स्ट्रक्चर इज़ नॉट ओनली यूज फॉर ऑर्गेनाइजिंग द डेटा, इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर प्रोसेसिंग, रिट्रीविंग एंड स्टोरिंग द डेटा। ओके, अब यहाँ पे कहने का मतलब क्या हुआ, इसको सबसे इम्पॉर्टेंट बेनिफिट क्या है, अगर आप डेटा ऑर्गेनाइज्ड तरीके से रखते हैं तो केवल आप ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते, शुरुआत में ही मैंने कहा कि उसमें आप जो है कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। कुछ भी ऑपरेशन का मतलब आप डेटा से इंफॉर्मेशन गेट भी कर सकते हैं, या फिर उस जो आपने डेटा सेट बनाया हुआ उसके अंदर में आप कुछ नया डेटा स्टोर भी कर सकते हैं, उसके अंदर में कुछ डिलीशन भी किया जा सकता है, कुछ टाइम पे अपडेट भी किया जा सकता है। तो ऐसे मतलब सारे ऑपरेशंस जो है हम उस डेटा के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं। उनको जो ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं उनके परफॉर्म करने की कई सारी टेक्निक्स होती हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल अभी ये समझते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है, डेटा स्ट्रक्चर का जो बेनिफिट क्या है, क्यों इसको हम यूज़ करते हैं। तो अभी हमें समझ में आएगा कि डेटा स्ट्रक्चर है क्या और हम डेटा स्ट्रक्चर क्यों यूज़ करते हैं। डेटा स्ट्रक्चर को एक तो डाटा ऑर्गेनाइज तरीके से स्टोर करने के लिए करते हैं, साथ में उसमें मॉडिफिकेशन करने के लिए, उसमें जब हमें नीड हो तो उसको क्या कहते हैं अपडेट करने के लिए हम लोग डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। क्लियर? अब हम समझते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स, या फिर हम इसको कई बार जो है अक्सर पूछा जाता है टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर के फॉर्मेट में क्वेश्चन भी आता है, या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर के फॉर्मेट में भी क्वेश्चन आता है। जो आपके कंपनी इंटरव्यूज़ लेती हैं वो जो है अक्सर ऐसे पूछ लेती हैं, या फिर जो है गेट के एग्ज़ाम के अंदर में कई बार डेटा स्ट्रक्चर अक्सर जो है लगभग 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो है टॉपिक्स जो हैं उनका क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर जो है वो बेसिकली जो है 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। और उसको जो पहला जो टाइप है वो है प्रिमिटिव डेटा टाइप, प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, और दूसरा है नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर वो जो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें प्री डिफाइंड होता है, जिसमें हम केवल एक वैल्यू स्टोर करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं। नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर में 2 तरीके से हमारे पास टाइप होते हैं। एक होता है क्या कहते हैं लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, मीन्स लीनियर, इसको हम जो दूसरे फॉर्मेट में क्या बोलते हैं, 1 डायमेंशनल 1D डेटा स्ट्रक्चर, या फिर लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, या फिर 1 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर। सेकंड जो है हमारे पास है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, मीन्स एक तो हो गया प्रिमिटिव, दूसरा हो गया नॉन प्रिमिटिव, और नॉन प्रिमिटिव के अंदर भी 2 आते हैं। ओके, अब जो है लीनियर और नॉन लीनियर के भी अंदर कई होते हैं, हम लोग आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे। बस क्या है कि आपको मेन क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट जो है उस स्टार्टिंग पॉइंट को ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर वो चीज़ जो है मिस हो गई तो फिर आप जो है इसके डायरेक्ट अगर मैं आपको यहाँ कह दूँ कि नॉन लीनियर के जो भी टाइप्स हैं मैं यहाँ लिख के दे दूँ आपको, तो सीधा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है कई बार। इसलिए जो है हमको स्टेप बाय स्टेप और प्रॉपर तरीके से चार्ट के थ्रू जो है समझना है कि पहले हम सबसे पहले जो बेसिक है वो क्या है, बेसिक के बाद उसके सब टाइप्स, उसके बाद उसके सब टाइप्स, ऐसे जो है लेडर फॉर्म में हमको आगे बढ़ना है। ठीक है, तो अब समझते हैं नेक्स्ट है फीचर्स एंड या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। जो इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं वो काफ़ी फीचर्स होते हैं, जैसे 1-2 तो मैंने बताया कि आपको डेटा ऑर्गेनाइज करने में
हेल्प करता है। सेकेंडली जो है उसका जो इम्पोर्टेंट फीचर है वो है, पहला जो इम्पोर्टेंट फीचर है उसका है लीनियर और नॉन लीनियर। ओके, लीनियर या नॉन लीनियर मतलब डेटा को जैसे क्या है कि कई तरीके के फॉर्मेट में हम लोग स्टोर करते हैं मेमोरी के अंदर में, ठीक है। तो क्या है, जैसे हियर वी अरेंज द डेटा इन सीक्वेंशियल ऑर्डर सच एज एरेज एट ग्राफ। ओके, तो अगर हम डेटा जो है सीक्वेंशियल ऑर्डर में क्या कहते हैं मैनेज कर रहे हैं तो वो लीनियर नॉन लीनियर के फॉर्म में आता है। अगर हम उसमें जैसे एरे यूज़ करते हैं, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है एरे, आगे हम उसको डिटेल में समझेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल एग्जांपल के लिए हम लोग समझते हैं कि एरे जो है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर हो गया, और ग्राफ, ट्री या फिर ये सब जो है हमारे जो है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर हो गए। यहाँ पे हम क्या करते हैं, डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं। ऑर्गेनाइज का मीन्स क्या हुआ, आपका एक डेटा जो है बंच में जब स्टोर होता है, मान लीजिए आपने 100 स्टूडेंट्स का डेटा स्टोर किया अपने एक डेटाबेस के अंदर में, और हुआ क्या कि आपको कुछ एक टाइम के बाद में कुछ उसमें से कुछ डेटा डिलीट करना पड़ा, कुछ डेटा जो है हो सकता है आपको मॉडिफाई करना पड़े, मीन्स अपडेट करना पड़े। तो उस तरीके से जो है हम जो डेटा का ऑपरेशन करेंगे वो हम कई सारे जो है ऑपरेशन टेक्निक्स हैं या फिर जो डेटा स्ट्रक्चर की जो टेक्निक है वहाँ पे यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल हम जो है ट्री भी यूज़ कर सकते हैं, ग्राफ भी यूज़ कर सकते हैं, एरे भी यूज़ कर सकते हैं, स्टैक भी यूज़ कर सकते हैं, क्यू भी यूज़ कर सकते हैं। तो जो भी लीनियर नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होंगे हम उनको यूज़ करेंगे। तो फिलहाल अभी समझते हैं जो पहला बेनिफिट है वो लीनियर और नॉन लीनियर मीन्स यहाँ पे हम जो है डेटा को जो है सीक्वेंशियल फॉर्म में अरेंज करेंगे विद द हेल्प ऑफ लीनियर और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ओके, फर्स्ट पॉइंट इज। सेकेंड इज स्टैटिक एंड डायनेमिक। स्टैटिक एंड डायनेमिक का मतलब क्या हुआ, मीन्स जब भी आप डेटा स्टोर करते हैं तो दो तरीके की केस बन के आता है हमारे सामने। कई बार ऐसा होगा आपके पास सिचुएशन कि आपको एक फिक्स अमाउंट डेटा स्टोर करना होगा, वो फिक्स ही रहेगा, आपको उसको जो है मॉडिफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन कई बार ऐसा भी होगा जो आपको टाइम टू टाइम अपडेट करने की भी जो है ज़रूरत पड़ेगी अपने डेटा को, अपने इन्फॉर्मेशन को। तो उस केस में क्या होगा, हम कई सारी टेक्निक्स होती हैं, जैसे एरे के अंदर में क्या है फिक्स मेमोरी टेक्निक्स होती है, मीन्स स्टैटिक मेमोरी टेक्निक होती है। वहाँ पे हम क्या है एक बार डिफाइन कर देते हैं साइज उसका, और वहाँ पे हम हमारा डेटा स्टोर होता रहता है। लेकिन कई बार ऐसी भी सिचुएशन आएगी जब आपके पास डायनेमिकली जो है आपको मालूम नहीं होगा कितना साइज है, फिर आप डायनेमिकली जब टाइम टू टाइम जो है उसकी मेमोरी बढ़ाते जाओगे और उसका डेटा साइज बढ़ाते जाओगे, तो उस केस में जो है हम डायनेमिक जो है मॉड्यूल्स का डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे। तो अगर हमारे पास फिक्स डेटा सेट है तो हम उसके लिए जो है स्टैटिक डेटा सेट यूज़ करेंगे, या फिर जो है हमारे पास डायनेमिक अगर डेटा है जहाँ पे हमें मालूम नहीं है कि डेटा साइज़ कितना होगा, तो उस केस में हम लोग क्या यूज़ करेंगे, डायनेमिक डेटा सेट यूज़ करेंगे। तो डेटा स्टैटिक एंड डायनेमिक का यही मतलब हुआ कि अगर हमारे पास मेमोरी की साइज़ जो है वो फिक्स है या फिर डेटा की साइज़ हमारे पास फिक्स है तो हम वहाँ पे स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे। अगर हमारे पास डेटा की साइज़ डायनेमिक है तो वहाँ पे हम जो डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे। क्लियर? आप लोग जो है ये सारे नोट्स जो है आपको कमेंट बॉक्स में जो है डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, वहाँ से दोबारा रीड भी कर सकते हैं। मैं आपको केवल जो है कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, जिसको डिफिनेशन एग्जैक्टली याद करना है वो यहाँ से पढ़ भी सकता है। नेक्स्ट जो है हमारा है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जैसे BCA के प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रामिंग के लेक्चर में मैंने कवर किया था, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती कि एक बार फिर से हम लोग यहाँ से फ्रेश समझते हैं। टाइम बेसिकली क्या होता है, जब आप कोई प्रोग्राम बनाते हैं, कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो सॉफ्टवेयर की जो इफ़िशियंसी होती है वो इफ़िशियंसी जो है हम दो तरीके से मापते हैं। पहला जो है वो हमारे पास होता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, सेकेंड वन इज़ वी हैव स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अब होता क्या है कि मान लीजिए आपने कोई एक प्रोग्राम बनाया, आपके पास दो इंजीनियर हैं, पहले इंजीनियर ने एक प्रोग्राम को बनाया जो कि मान लेते हैं 1 घंटा टाइम ले रहा है एग्जीक्यूट होने में, दूसरे इंजीनियर ने सेम प्रोग्राम को बनाया है, उसको जो है वो उसका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने में आधा घंटा लग रहा है। अब दोनों में फास्ट कौन सा हुआ, जिसका कम टाइम लिया। ओके, मीन्स उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी काफ़ी बेहतर है। जो टाइम कम ले अपने जो है ऑपरेशन को परफॉर्म करने में, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेहतर मानी जाती है। इसी वजह से सॉफ्टवेयर के अंदर में हमेशा ये ध्यान रखा जाता है, जो आप कोड लिख रहे हैं, जो भी आप जो है अपना सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, उसके अंदर में उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत मैटर करती है कि वो कम से कम टाइम के अंदर में आपको बेटर रिजल्ट निकाल के दे। अगर वो बेटर रिजल्ट निकाल के नहीं दे रहा है, मीन्स उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ख़राब है। उस तरीके के सोल्यूशंस को जनरली जो है अच्छे सॉफ्टवेयर के अंदर में अवॉइड किया जाता है। ठीक है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गया, द रनिंग टाइम ऑफ द एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ द प्रोग्राम शुड बी लिमिटेड। ओके, मीन्स किसी भी प्रोग्राम का, किसी भी सॉफ्टवेयर का जो रनिंग टाइम होता है, उसको एग्जीक्यूट होने में जितना टाइम लगता है अगर वो कम से कम है, ठीक है, तो वो जो है एक अच्छी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी माना जाता है। ओके,
नेक्स्ट जो है करेक्टनेस, नेक्स्ट फोर्थ वन इम्पॉर्टेंट फीचर्स वी हैव इज करेक्टनेस। मीन्स जो भी हम डेटा डिफाइन करते हैं, मीन्स ईच डेटा मस्ट डेफिनेटली हैव एन इंटरफेस, डेटा स्ट्रक्चर शुड बी इम्प्लीमेंटेड एक्यूरेटली इन द इंटरफेस। ओके, करेक्टनेस का मीन्स क्या हुआ? अब यहाँ पे आपके पास जो भी डेटा था, मान लेते हैं आपके पास एक आप कॉलेज में पढ़ते हैं, आपको एक कॉलेज का डेटाबेस बनाना है, उसमें क्या है क्लास वाइज या सेक्शन वाइज स्टूडेंट्स को स्टोर करना है, ठीक है। अब वहाँ पे क्या है कि आपका डेटा सेट तो बन गया कि आपके पास डेटा क्या है ये आपने बना तो लिया, लेकिन अब उस डेटा के अंदर में आप एक ऐसा इंटरफेस बनाओगे जिससे हम क्या करेंगे, उस डेटा को उसके अंदर में डेटा इंसर्ट कर सकें, उसके अंदर में डेटा मॉडिफाई कर सकें, डिलीट कर सकें, जो भी हम अपना ऑपरेशन है वो डायरेक्टली परफॉर्म कर सकें। मीन्स तो हम क्या करते हैं, तब वहाँ पे एक सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, एक इंटरफेस यूज़ करते हैं जिसके थ्रू हम ये सारा ऑपरेशन करते हैं। और उसके जो सॉफ्टवेयर इंटरफेस है और ह्यूमन इंटरफेस के बीच में जो कनेक्शन का ऑपरेशन होता है, जिसके थ्रू हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जो भी पैटर्न यूज़ करते हैं उसको हम डेटा स्ट्रक्चर का एक पैटर्न यूज़ करते हैं, डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करके हम उसको बनाते हैं इफ़िशिएंटली अपना जो है डेटा ऑर्गेनाइज करने के लिए। डेटा तो जो है जनरली स्टोर हो जाएगा, लेकिन जो उसका ऑर्गेनाइज्ड तरीका होगा वो कौन सा होगा, वो हमारा डेटा स्ट्रक्चर जो होगा वो क्या करेगा, स्टोर करने से पहले उसको ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टोर करेगा, या फिर रिट्रीव करने से पहले वो ऑर्गेनाइज्ड तरीके से रिट्रीव करेगा, ताकि जो है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी काफ़ी बेहतर निकल के आए। क्लियर? मान लीजिए आपने स्टोर तो कर लिया, आज की डेट में आपके कॉलेज में मान लेते हैं 10,000 स्टूडेंट हैं। अब 10,000 में से ऐसे स्टूडेंट का डेटा निकालना है जो क्या कहते हैं पास हैं, जिनका जो है ग्रेड मान लेते हैं 80% से ऊपर है या 8.0 CGPA से जो है ऊपर है। तो उस केस में आप क्या करोगे? ऐसा तो नहीं है कि आप जो है सबसे पहले 10,000 स्टूडेंट का डेटा निकालोगे और उसके बाद में उसमें काउंट करोगे, 1 by 1 चेक करेंगे कि कौन सा है ये दिस काइंड ऑफ स्टूडेंट्स आर गेटिंग मोर CGPA या फिर परसेंटेज। तो ऐसा नहीं होगा। आपको क्या है, एक्यूरेट क्वेरी लिखनी होगी वहाँ पे, जो कि आपका ऑप्टिमाइज्ड वे में डेटा दे आपको निकाल के दे, ठीक है। तो उसी को जो है हम जिस इंटरफेस के थ्रू हम करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, करेक्टनेस। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, करेक्टनेस। ओके, फिफ्थ वन इज़ वी हैव स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। जो पांचवा जो है इसका इंपॉर्टेंट बेनिफिट है वो है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। मैंने बताया शुरुआत में ही, किसी भी जो सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करने के लिए दो बातों का अक्सर ध्यान रखा जाता है। पहला है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, हमने समझ लिया किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने में जितना टाइम लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। सेकेंडली जो है उसका जो है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है कि जब भी आप कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो उस प्रोग्राम का जो है जो साइज होता है, मीन्स उसका जो मेमोरी साइज होता है, कितना स्पेस ले रहा है आपके मेमोरी के अंदर में, वो जो है उसका बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। मीन्स जितना कम से कम स्पेस लेगा आपका जो है सॉफ्टवेयर, उतना ही अच्छा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी माना जाएगा। एग्जांपल के तौर पे आप ऐसे समझ सकते हैं, सभी जो है एंड्रॉयड और iOS लगभग लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, प्ले स्टोर पे जाते हो, आप ऐप डाउनलोड करते हो, तो वहाँ पे अक्सर देखा होगा आपने ऐप की साइज़ होती है 80 MB की साइज़ है, किसी ऐप की साइज़ 12 MB की है, किसी की 30 MB की है। तो ऐसे डिफरेंट जो है सॉफ्टवेयर की डिफरेंट वेराइटीज़ के साइजेस होते हैं, ऐप की साइज़ होती है। तो जनरली हम लोग मोबाइल में वही ऐप रखते हैं जिसकी स्पेस साइज़ कम हो, मीन्स सबसे कम स्पेस ले रहा हो। नहीं तो अगर ज़्यादा स्पेस लेगा तो क्या है, आपका जो ऑप्टिमाइजेशन है मेमोरी का आपके मोबाइल सिस्टम का, वो जो है उतना बेहतर नहीं हो पाता है। इस वजह से स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को भी बहुत ध्यान रखना होता है जब भी आप जो है कोई अच्छा सॉफ्टवेयर बना रहे हों, ठीक है। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी समझ में आ गया कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती क्या है। किसी भी सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करने के लिए जितना स्पेस कम से कम लेता है उतना ही अच्छा आपका क्या कहते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी माना जाता है। और जो भी स्पेस लेता है आपका सॉफ्टवेयर उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बोलते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम समझते हैं टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, तो हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर के बेसिकली दो टाइप होते हैं। एक होता है प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, सेकेंड वी हैव इज नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। अब हम लोग समझते हैं प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। तो प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर जो हमारे पास प्री डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर हैं, जैसे कि प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर इज कंसीडर्ड एज द फाउंडेशन डेटा स्ट्रक्चर एंड अलाउस स्टोरिंग द वैल्यूज ओनली वन डेटा टाइप।
जो हमारे पास मेन डेटा स्ट्रक्चर हैं जो प्रिमिटिव के हैं, जैसे बूलियन हो गया, बाइट हो गया, कैरेक्टर हो गया, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट एंड डबल। तो ये जो है हमारे ये जो 8 टाइप हैं मेनली, ये 8 टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर ये हैं प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। मीन्स अगर आप लॉन्ग वैल्यू है, कोई आपने किसी डेटा टाइप को लॉन्ग डिक्लेयर कर दिया है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, लॉन्ग टाइप का एक वैल्यू स्टोर करेगा। अगर आपने इंटीजर टाइप का कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया है तो उसमें इंटीजर टाइप का एक ही वैल्यू स्टोर होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक वेरिएबल के अंदर आप मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। ये सारे डेटा टाइप सिस्टम के द्वारा प्री डिफाइंड हैं और जो कि सिंगल वैल्यू होल्ड करते हैं। इस वजह से हम इनको क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं। ओके, जो कि स्टोर करते हैं, एक ही वैल्यू स्टोर करते हैं, उनको प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं। सेकेंड वी हैव इज नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। ओके, नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर में जो 2 टाइप होते हैं, लीनियर और दूसरा होता है नॉन लीनियर। फर्स्ट वन इज लीनियर, सेकेंड वन इज नॉन लीनियर। ओके, तो पहला हम लोग समझते हैं लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ओके, तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, बेसिकली जब भी हम अपने डेटा के अंदर में इस तरीके से ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं कि वो जो है एक सीक्वेंशियल फॉर्म में हो, ठीक है, तब हम वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, वहाँ पे हम लीनियर डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। सीक्वेंस का फॉर्मेट होना चाहिए। मीन्स जो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो अगर आप स्टूडेंट्स का डेटा जो है मतलब डिक्शनरी फॉर्मेट में आप स्टोर कर रहे हैं, प्रॉपर मैनेज कर रहे हैं, तो उस तरीके के जो है स्ट्रक्चर्स को हम लीनियर सीक्वेंशियल डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं। मीन्स सबसे पहले ए का आएगा, फिर बी का आएगा, बी पहले ए नाम वाले स्टूडेंट आएंगे, फिर बी आएंगे, फिर सी आएंगे, जैसे डिक्शनरी चलती है। ओके, उसी तरीके के जो है ऑर्गेनाइजेशन को जो है प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं। यहाँ डिफिनेशन भी आप समझ सकते हैं, द अरेंजमेंट ऑफ द डेटा इन अ सीक्वेंशियल मैनर। मीन्स सीक्वेंस में 1 by 1। ऐसा नहीं होगा कि आप रैंडम सा कुछ भी जो है डेटा उसमें स्टोर कर रहे हैं। एक सेट ऑफ फॉर्मेट होगा, सेट ऑफ रूल्स होंगे, उस रूल्स को हमें फॉलो करना होगा। अगर उस रूल्स को हम फॉलो कर रहे हैं तो हम किस डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ कर रहे हैं, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ कर रहे हैं। ओके, अब इसके टाइप्स हम लोग समझ लेते हैं, टाइप्स ऑफ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें बेसिकली 4 टाइप जनरली यूज़ होते हैं। पहला जो है हमारे पास, पहला जो है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है वो एरे है। सेकंड वी हैव लिंक्ड लिस्ट, थर्ड वन इज वी हैव क्यू एंड फोर्थ वन वी हैव स्टैक्स। अब हम लोग आगे इसका डिटेल में समझेंगे, एरे क्या होता है, लिंक लिस्ट क्या होता है, स्टैक क्या होता है, क्यू क्या होता है। लेकिन ये आपको जो है मतलब जानना है बेसिक, क्योंकि पहला क्लास है जो है आपका डेटा स्ट्रक्चर का, ओरिएंटेशन क्लास कह सकते हो उसे आप, या फिर इंट्रोडक्शन क्लास कह सकते हैं। लेकिन अब यह बेसिक चीज़ें अगर आपके दिमाग में क्लियर हैं तो आपको ये चीज़ें समझने के लिए आसानी होगी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि क्या कहते हैं, अगर क्वेश्चन आ जाता है लिंक लिस्ट किस तरीके का डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो आपको दिमाग में तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए, लिंक लिस्ट जो है वो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर आता है। ओके, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर में या नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर के अंदर में लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के अंदर में आता है। मीन्स जो प्राइमरी डेटा स्ट्रक्चर वन, पहला टाइप हो गया वन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, सेकेंड वन इज नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। और नॉन प्रिमिटिव के अंदर में भी 2 टाइप होते हैं, पहला लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, दूसरा नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है, आगे पढ़ेंगे हम लोग। लेकिन पहला लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के अंदर में भी 4 टाइप होते हैं। पहला हो गया एरे, लिंक लिस्ट, क्यू और स्टैक। ये चारों जो है चीज़ें हमें बहुत ध्यान रखनी है, क्योंकि अब ये चीज़ें यहाँ से धीरे धीरे जो है आपके कॉम्प्लेक्स होती जाएंगी। तो अगर बेसिक आपको क्लियर है तो आगे जो है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लियर? अब हम लोग समझते हैं इसके कुछ एडवांटेजेस होते हैं, डेटा स्ट्रक्चर क्यों यूज़ करते हैं, उसके कुछ बेनिफिट्स हैं, तभी हम लोग जो है डेटा स्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं। नहीं तो जो ट्रेडिशनल फॉर्मेट होता है, ट्रेडिशनल वे होता था पहले, आज से 20 साल पहले, 15 साल पहले, वही यूज़ कर रहे होते। लेकिन कुछ ना कुछ बेनिफिट आया प्रोग्रामिंग के अंदर में, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई वैसे वैसे सिस्टम काफ़ी इफिशिएंट बनते गए और टेक्नोलॉजी भी इम्प्रूव होती गई। ठीक है, तो सबसे पहला ये इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स हैं इसके, जो हम लोग पहले सकते हैं। सर्चिंग, ठीक है, पहला है सर्चिंग, सॉर्टिंग, इंसर्शन, अपडेशन, डिलीशन। ठीक है, ये बेसिकली इनको ऑपरेशन कहते हैं। ये सारे हम ऑपरेशन कर सकते हैं अपने डेटा के अंदर में, इस वजह से ये एडवांटेज के अंदर में आता है। अब हम लोग समझते हैं कि पहला सर्चिंग क्या है। ओके, सर्चिंग क्या है, बेसिकली मान लीजिए आपके पास सेट ऑफ डेटा आपने स्टोर तो कर लिया, ऑर्गेनाइज कर लिया। ओके, आपको उसमें से कुछ डेटा को सर्च करना है। मान लेते हैं आपके पास स्टूडेंट हैं, 100 स्टूडेंट्स हैं। 100 स्टूडेंट्स में मान लेते हैं आपके पास उन स्टूडेंट को सर्च करना है जिनका नाम जो है ए से स्टार्ट हो रहा है या डी से स्टार्ट हो रहा है। ओके, तो आप जो है कुछ ऐसा क्वेरी लिखोगे आगे चल के आप अपने प्रोग्राम के अंदर में, जिससे वो सर्चिंग काफ़ी इफिशिएंटली हो सके। और अगर आपने प्रॉपर डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ किया है
तो आपको सर्चिंग के अंदर में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलता है। इस वजह से इसकी सर्चिंग काफ़ी बेहतर हो जाती है। तो पहला बेनिफिट क्या है, सर्चिंग, हम अपने डेटा के अंदर में प्रॉपर सर्चिंग कर सकते हैं। जो भी हमें सर्च करना है हम सर्च कर सकते हैं, आसानी से फाइंड कर सकते हैं। एग्जाम्पल मान लीजिए किसी स्टूडेंट का नाम है अब्दुल, ठीक है, आपके पूरे 100 स्टूडेंट्स के अंदर में, तो अब्दुल को जैसे ही सर्च करना है तो उस अब्दुल को हम सर्च करेंगे तभी मिल जाएगा। ओके, मतलब उसमें आप अपना नाम भी जोड़ सकते हैं। जो भी स्टूडेंट्स हैं, मान लेते हैं आपको खुद का नाम भी सर्च करना है तो आप अपने डेटा के अंदर में अपना खुद का नाम भी सर्च कर सकते हैं। तो अगर आपने अच्छा डेटा स्ट्रक्चर यूज किया होगा तो आपको जो है सर्चिंग आसानी से हो जाएगी, नहीं तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी। सेकेंड है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग मीन्स क्या होता है, अरेंजमेंट। अरेंजमेंट डेटा किस फॉर्मेट में आप कर रहे हो, या फिर असेंडिंग ऑर्डर में आप अरेंजमेंट कर सकते हैं या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो अपने डेटा को अरेंज करने के लिए जो हमने अभी बताया शुरुआत में कि डिक्शनरी फॉर्मेट में जब भी हम डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, सॉर्टिंग बोलते हैं। मीन्स या तो फिर आपका डेटा स्टार्टिंग से मतलब छोटे से बड़े पे जाएगा या फिर आपका बड़े से छोटे पे आएगा। मीन्स जैसे नंबर्स होते हैं, अगर आपको नंबर 1 से 10 तक नंबर लिखना है तो आपको सिक्वेंशियल फॉर्मेट अगर आप यूज़ करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 9 8 10 इस तरीके से आप लिखोगे। अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में इसी को यूज़ करना है तो आप लिखोगे 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। ओके, तो ये जो है इस तरीके की जो अरेंजमेंट होते हैं उसको क्या बोलते हैं, सॉर्टिंग बोलते हैं। सेकेंड वन इज़ इंसर्शन। ओके, इंसर्शन का मतलब क्या हुआ कि आपके पास आज की डेट में 100 स्टूडेंट्स हैं, लेकिन आपके पास नेक्स्ट ईयर आपके पास वो स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ के जो है 120 हो गई, 140 हो गई, कुछ भी हो सकती है। तो आपके 20 स्टूडेंट्स नए आ गए हैं, तो 20 स्टूडेंट जो नए आए हैं उनका अपने प्रीवियस डेटा स्ट्रक्चर के अंदर में, प्रीवियस जो हमारा सॉफ्टवेयर था उसी में हम नया एडिशन कर सकें। ऐसा ना ही होगा कि आप जो है जो आपने लास्ट ईयर के लिए बनाया था उसको हम फिर से स्क्रैप करेंगे और फिर से नया बनाएंगे, ऐसा नहीं होगा। वो तो फिर एक ऑर्गेनाइज्ड और एक एफिशिएंट डेटा स्ट्रक्चर नहीं होगा। तो आपका जो एग्जिस्टिंग डेटा है उसमें आप प्रॉपर तरीके से यूज कर सकते हैं, अपना इंसर्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप प्रॉपर डेटा स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं तो उसमें आप इंसर्शन ऑपरेशन भी आसानी से कर सकते हैं। ओके, फोर्थ वन वी हैव इज अपडेशन। अपडेशन का मतलब क्या हुआ कि आपका मान लेते हैं अब्दुल ही है, ठीक है, अब्दुल का जो है नाम था, उसके बाद में उसकी एज थी, आज से 20 साल मतलब पिछले साल उसकी एज 20 ईयर्स थी, इस साल उसकी एज जो है बढ़ के 21 ईयर्स हो गई है। ठीक है, तो आपको अपने सॉफ्टवेयर के अंदर में हर एक स्टूडेंट का एज अपडेट करना है। तो उस केस में क्या करोगे, आप पर्टिकुलर स्टूडेंट पे डालोगे और उसकी एज अपडेट कर देंगे बिना किसी जो है डेटा को जो है मतलब हैम्पर किए हुए। ठीक है, तो ये ऑपरेशन हम अच्छे से कर सकते हैं अगर हमारा ऑर्गेनाइज्ड डेटा स्ट्रक्चर यूज़ किया गया है तो। फिफ्थ वन इज़ डिलीशन। ओके, कई बार ऐसा भी केस आता है हमारे पास कि डेटा हमें डिलीट करना पड़ता है अपने सिस्टम के अंदर में, जो कि अनयूज्ड होता है, हमारे लिए यूज़फुल नहीं होता है, तो हम बड़ी आसानी से डिलीट कर सकते हैं। अब मान लेते हैं हमारे पास ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे हैं, कई सारे डेटा है, उसमें से आपको 3rd नंबर का डेटा डिलीट करना है, इसको हमें डिलीट करना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसको ऐसा आप अगर प्रॉपर डेटा स्ट्रक्चर आप ऑर्गेनाइज्ड तरीके से यूज़ करोगे तो इसको हम डिलीट कर देंगे और ये डेटा तो रहेगा ही, साथ के साथ ये डेटा जो है ऊपर आ जाएगा, ऐसे प्रॉपर तरीके से मैनेज हो जाएगा और ये आपका पूरा सिस्टम भी जो है हैम्पर नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके के जो डेटा स्ट्रक्चर हम लोग यूज़ करते हैं, इसी वजह से ये बेसिक जो है हमारे एडवांटेज हैं कि ये सारे हम ऑपरेशन ईजिली जो है अपने डेटा के अंदर में कभी भी कर सकते हैं। क्लियर, तो ये जो है डेटा स्ट्रक्चर का काफ़ी इंपॉर्टेंट बेनिफिट है। ओके, तो ये रहा जो है हमारा आज का जो है, जो हमने क्या क्या पढ़ा, डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है, डेटा स्ट्रक्चर को यूज़ क्यों करते हैं, जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ी और उसमें क्या कहते हैं टाइप्स भी पढ़े। टाइप्स में हमने क्या क्या पढ़ा कि पहला जो है उसके पास टाइप था प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, सेकेंड वन इज़ नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। अब प्रिमिटिव को तो मैंने आपको बताया, इंट, फ्लोट, कैरेक्टर, डबल, बैर, कैर, बूलियन, जो आपके भी थी 8 टाइप के जो है प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर जो कि सिस्टम द्वारा डिफाइंड है, जो कि जो है एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वैल्यूज़ लेते हैं, एक सिंगल वैल्यू होल्ड करते हैं। सेकेंड वन वी हैव इज नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। नॉन प्रिमिटिव के अंदर में हमने 2 टाइप पढ़ा। पहला टाइप क्या था, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। सेकेंड वन वी हैड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ओके, तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के अंदर में हमने कौन से 4 टाइप पढ़े, पहला एरे पढ़ा, उसका क्या कहते हैं लिंक लिस्ट पढ़ा, क्यू पढ़ा और स्टैक पढ़ा। ठीक है, तो ये जो है चारों टाइप्स जो है हमने आज जो है बेसिक जो है अपने पहले क्लास के अंदर में कवर किया है। आगे जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके आगे एडवांस कवर करेंगे और चीज़ें के डिटेल में जानेंगे और प्रैक्टिस करेंगे सारे विद एग्जाम्पल। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और
ये सारे जो नोट्स जो है आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसको भी जो है अगर सारे नोट्स पढ़ना है तो आप जो है डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।